प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 98वीं कड़ी में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार किए साझा। प्रधानमंत्री ने संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर दिया जोर, कहा इसमें जन भागीदारी की है अहम भूमिका। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का किया जिक्र, कहा देश में ई संजीवनी ऐप और यूपीआई जैसी नई पहलों ने ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाया। पीएम ने कहा भारत की डिजिटल क्रांति की शक्ति से दुनिया के तमाम देश हुए हैं आकर्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। पीएम मोदी ने यूपी की कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा में हुई है बढ़ोतरी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई दिल्ली में पार्टी महासचिवों के साथ बैठक। इस साल होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव को लेकर बैठक में हो रहा है विचार विमर्श। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी। सुदूर इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी। दोनों राज्यों में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की आज अध्यक्षता में आज से हैदराबाद में दवा गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर की हुई शुरुआत। देश में दवाओं की गुणवत्ता और प्रवर्तन से संबंधित नीतियों की समीक्षा है चिंतन शिविर का उद्देश्य। और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज केप टाउन में खेला जाएगा आईसीसी महिला T20 विश्व कप का फाइनल। भारतीय समय अनुसार 6:30 बजे शुरू होगा मैच। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम संस्कृति के संरक्षण और जन भागीदारी में अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में इस बार कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर बहुत जोर दिया। उन्होंने इस संबंध में मन की बात का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम संस्कृति के संरक्षण और जन भागीदारी में अहम भूमिका निभा रहा है। साथियों, आपको याद होगा सरदार पटेल की जयंती यानी एकता दिवस के अवसर पर मन की बात में हमने 3 कॉम्पिटिशन्स की बात की थी। ये प्रतियोगिताएं देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली इससे जुड़ी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है देश भर के 700 से अधिक जिलों के 5 लाख से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की और 20 से अधिक भाषाओं में अपनी एंट्रीज भेजी है। इन कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। आप में से हर कोई अपने आप में एक चैंपियन है, कला साधक है। आप सभी ने यह दिखाया है कि अपने देश की विविधता और संस्कृति के लिए आपके हृदय में कितना प्रेम है। साथियों, आज इस मौके पर मुझे लता मंगेशकर जी, लता दीदी की याद आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी उस दिन लता दीदी ने ट्वीट करके देशवासियों से आग्रह किया था कि वे इस स्पर्धा में जरूर जुड़े। प्रधानमंत्री ने लोरी और देशभक्ति गीतों की प्रतियोगिताओं के विजेताओं की प्रस्तुतियों की झलक भी सुनवाई। मलगु कंद मलगु कूसे मलगु नन्न जान मरिये हगलु कಳೆದು ಈರುಳು ನೆರೆದು ನಿದಿರ ದೇವೆ ಬರುವಳಯ್ಯ
ತಾರೆಗಳ ತೋಟದಿಂದ ಕನಸ ಕೊಯ್ದು ತರುವಳೆಯ ಮಲಗು ಕಂದ ಮಲಗು ಕೂಸೆ ಜೋ 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 రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా భారత స్వాతంత్ర సమరపు అంకురానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా తెల్లదొరల నీతి లేని నిరంకుశపు దమన కాండకు సలసలమని మరిగిన నీ నెత్తుటి ఎర్రని కాకలు రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా। प्रधानमंत्री ने रंगोली प्रतियोगिता के विजेता प्रविष्टियों में दिखाए गए स्वतंत्रता संग्राम के दृश्यों, शहीद भगत सिंह जी और जलियांवाला बाग की घटनाओं के सुंदर चित्रण का जिक्र किया। उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों का जिक्र करते हुए देश की संस्कृति के संरक्षण में इन युवा कलाकारों के योगदान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने युवा कलाकार जॉयदीप मुखर्जी द्वारा वाद्य यंत्र सुर सिंगार के पुनरुद्धार का जिक्र किया और उसकी धुन भी दर्शकों को सुनवाई। देश की कला और संस्कृति के संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व को प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया और कहा कि भारत की अद्भुत और अनूठी संस्कृति को जीवंत रखना और उसे दुनिया तक पहुंचाना जन जन का कर्तव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के जरिए आ रहे क्रांतिकारी बदलाव का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। पीएम ने ई संजीवनी का जिक्र करते हुए कहा कि इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। देश और समाज में डिजिटल तकनीक के जरिए आ रहे क्रांतिकारी बदलाव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से जिक्र किया। इस संबंध में उन्होंने दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों का डिजिटल माध्यम से चिकित्सकों से परामर्श की सेवा ई संजीवनी का उल्लेख किया। मेरे प्यारे देशवासियों, तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशंस करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। आप कल्पना कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 करोड़ कंसल्टेशंस, मरीज और डॉक्टर के साथ अद्भुत नाता, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्रधानमंत्री ने ई संजीवनी सेवा में लगे सिक्किम के चिकित्सक डॉक्टर मदन मणि और इस सेवा से लाभ लेने वाले मदन मोहन जी से इस सेवा को लेकर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने दोनों से बात कर उनके अनुभव पूछे और इस सेवा के फायदों को और लोगों तक पहुंचाने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई संजीवनी से अभी तक 10 करोड़ से अधिक लोग स्वस्थ लाभ ले चुके हैं और एक नई क्रांति के सूत्रधार बन रहे हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा की शुरुआत का भी जिक्र किया और कहा कि यह भारत के लोगों को टेक्नोलॉजी को अपनाने की अद्भुत क्षमता का उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है।
भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है। साथियों, एक समय था जब यूपी की पहचान माफियाओं और ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह से जाना जाता था। आज यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है, तेज गति से हो रहे विकास की और अग्रसर राज्यों में होती है। भाजपा सरकार ने लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में विकास को प्राथमिकता दे रही है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार जिस तरह यूपी में विकास को प्राथमिकता दे रही है, उससे हर सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर्स में रोजगार के मौके बढ़ते ही जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेसवे का निर्माण, नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण, नया डिफेंस कॉरिडोर की व्यवस्था, नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आधुनिक होते वाटरवेज, यूपी का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर यहां के कोने कोने में अनेक नए रोजगार ला रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में विकास की बढ़ती गति की जमकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा और रोजगार की साझा शक्ति से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिली है। सुरक्षा और रोजगार की साझा शक्ति से यूपी की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक का लोन देने वाली मुद्रा योजना ने यूपी के लाखों युवाओं के सपनों को नए पंख दिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने हर जिले में रोजगार के नए अवसर बनाए हैं। इससे युवाओं को अपने हुनर को बड़े बाजार तक पहुंचाने की सुविधा मिली है। यूपी में लाखों रजिस्टर्ड एमएसएमईज है, जो भारत में लघु उद्योगों का सबसे बड़ा बेस है। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में उत्तर प्रदेश लीडर की भूमिका निभा रहा है। और एसआई के पदों पर नए उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ट्रेनिंग क्षमता सिर्फ 6000 थी, उसे बढ़ाकर 3 गुना किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जब हम लोग 2017 में आए थे, ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6000 की थी। हम इसको लगभग 3 गुना करने में सफल हुए हैं। अगर पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो अवस्थापना सुविधाएं भी होनी चाहिए। हर पुलिस लाइन में, हर थाने में, हर पुलिस चौकी में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। अच्छे बैरक बनने चाहिए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। महिलाओं की संख्या बढ़े, आधी आबादी के अनुरूप उन्हें प्रतिनिधित्व भी मिले। 2017 की तुलना में आज महिला कार्मिकों की संख्या 3 गुनी से अधिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज भाजपा के महासचिवों की बैठक हो रही है। बैठक में इस साल होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के साथ संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। बैठक में सभी राष्ट्रीय महासचिव भाग ले रहे हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज हैदराबाद में आयोजित दवा गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। 2 दिवसीय इस चिंतन शिविर में उद्योग मंचों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के डोमेन विशेषज्ञों के साथ साथ प्रतिष्ठित वक्ता भी भाग ले रहे हैं। चिंतन शिविर का उद्देश्य देश में दवाओं की गुणवत्ता और प्रवर्तन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा करना है। चिंतन शिविर में 5 सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें घरेलू और निर्यात बाजारों में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता में विश्वास, भारतीय फार्माकोपिया और इसके मानकों का पालन और राष्ट्रीय नियामकों की क्षमता निर्माण शामिल है। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में, कभी परछाई बनके कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब देखते हैं मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मेघालय में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं। राज्य में केंद्रीय बलों की करीब 119 कंपनियां तैनात की गई हैं। बांग्लादेश से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्य सीमा पर धारा 144 लगा दी गई है। मेघालय में विधानसभा की 60 सीटों के लिए 375 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं नागालैंड में भी स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने खासी तैयारियां की हैं। नागालैंड में 59 विधानसभा सीटों पर कुल 183 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नागालैंड में भाजपा और NDPP की सरकार है। त्रिपुरा समेत इन दोनों राज्यों में आगामी 2 मार्च को मतों की गिनती होगी। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को चुनाव सामग्री के साथ मतदान केंद्रों पर भेजा जा रहा है। कल शाम दूर-दराज क्षेत्रों के लिए मतदान कर्मियों के 268 दलों को रवाना किया गया। राज्य में 59 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा। पुलिस महानिदेशक ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वोखा और मोकाकचुंग जिलों का दौरा किया। राज्य में अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और भारत म्यांमार सीमा पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। 27 फरवरी को नागालैंड में होने वाले मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। दीमापुर में किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी पुलिस फोर्स रहेगी ताकि लोग अपने मत का प्रयोग आसानी से कर सकें, किस तरह के हैं इंतजाम, इस पर DD न्यूज से बात की दीमापुर के उपायुक्त सचिन जायसवाल से। दीमापुर के DC सचिन जायसवाल जी इस समय हमारे साथ हैं। 27 फरवरी को नागालैंड के अंदर होने वाली वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। किस तरह की तैयारियां, खुद उनसे पूछते हैं। सर, 27 फरवरी को जो दीमापुर में वोटिंग होगी, कितने काउंटिंग सेंटर बनाए गए और वहाँ पर किस तरह के इंतजाम हैं? जी, जैसा कि आपने बताया 27 तारीख को हमारा पोलिंग टाइमिंग 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है और हमारे 172 पोलिंग स्टेशन हैं। दीमापुर में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज भी इनको पुख्ता करने के लिए हमारे पास 19 CAPF जो कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनकी कंपनीज भी आ रखी हैं। तो और इनके काउंटिंग सेंटर्स जो हैं, हमारा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस दीमापुर में हमने 3 काउंटिंग हॉल्स हैं जहाँ पे इनकी काउंटिंग 2 तारीख को संपन्न की जाएगी। अच्छा, दूसरा, क्या जो वोटिंग होगी क्या उसकी लाइव फीड देख सकते हैं? क्योंकि कई सारी खबरें ऐसी आती हैं कई बार के कुछ लोग उपद्रव करने की कोशिश करते हैं जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर। जी, इस बार हमारे दीमापुर में 172 में से 156 पोलिंग स्टेशन हैं जिनकी वेबकास्टिंग की जा रही है।
तो वेबकास्टिंग ऑफकोर्स ये ओपन पोर्टल जैसे कि यूट्यूब में नहीं रहता है, लेकिन इसकी जो वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग जो है DO लेवल, CO लेवल और ECI लेवल पे इसको देखा जा सकता है। ये भी कई बार निकल कर आता है नागालैंड के अंदर कि फर्जी वोटिंग बहुत होती है, तो उसको रोकने के लिए प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए? देखिए, इसके लिए हमारा जो 1 मैन 1 वोट है, सारी ट्रेनिंग के टाइम में भी जितने भी पोलिंग पार्टीज़ हमारी गई हैं उनको बाकायदा हमने सारे इंस्ट्रक्शंस पास किए गए हैं। बार बार जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको ये बताया है कि जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, एक तो एपिक कार्ड होता है, एपिक कार्ड के अलावा जो 10-11 ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट दी गई है, और जब तक आदमी पर्सनली नहीं आता है उसका चेहरा देख के प्रॉपर वेरिफिकेशन करके ही उसको वोट कास्ट करने के लिए स्लिप दी जाएगी। ये भी देखने में आया कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां या कुछ उम्मीदवार मतलब ऐसी चीज़ें प्रयोग करते हैं, चाहे शराब हो, कैश हो, कि ताकि वोटिंग को प्रभावित कर सके, उसको रोकने के लिए प्रशासन किस तरह की तैयारी कर रहा है? देखिए, इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है यहाँ पे 17 जनवरी से लागू है, जो कि काफ़ी ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर है। तो इसके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के साथ साथ हमारे ज़िले में करीब 12 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं, टोटल हमारे 10 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, 26 नाका हैं, और हमारे दीमापुर में टोटल अभी तक का सीजर्स जो है, जो कि लिकर हुआ, ड्रग्स हुआ और कैश सीजर्स मिला के ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ तक की वैल्यू के हम लोगों ने ये मजिस्ट्रेट्स और जो इनकी टीम्स हैं, पुलिस टीम्स हैं, इन्होंने सीज़ किया है। तो उससे भी ये आइडिया लगा सकता है कि जो प्रशासन है इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया हुआ है, और कोई भी इंड्यूसमेंट जो कि चुनाव में यूज़ हो सकता है उसको पूरी तरह से हमारा प्रयास है कि उसको रोका जाए। अच्छा, आज सुरक्षा कैसी रहेगी 27 तारीख को? ये सुरक्षा बहुत पुख्ता रहेगी। हर पोलिंग स्टेशन पे एक मिक्स ऑफ टीम्स हैं, जो कि हर पोलिंग स्टेशन पे 8 पर्सनल जो कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के रहेंगे, जिसमें एक लोकल पुलिस गाइड का होगा, तो 8+1 टीम है। तो इस तरह से हमारे सारे 172 पोलिंग स्टेशंस पे ये व्यवस्था रहेगी। उसके साथ साथ हमारे IR के जो जवान हैं उसमें करीब 2 कंपनी हमारी रिजर्व पे रहेगी, 40 पर्सनल हमारे जो STF के हैं, और स्ट्राइकिंग रिजर्व जो कि राइट टीम्स है, वो भी जो कुछ वल्नरेबल पॉकेट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं वहाँ पे इनका प्लेसमेंट रहेगा, ताकि कोई भी अगर ऐसी घटना रिपोर्ट होती है तो कम से कम समय में ये टीम्स वहाँ जाके सिचुएशन अपने कंट्रोल में कर सकें। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ DC दीमापुर, जो बता रहे थे कि 27 फरवरी को जो वोटिंग होगी उसके लिए किस तरह की तैयारियां की हैं। जनता अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे, पूरी सुरक्षा मिलेगी, और इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति फर्जी वोट नहीं डाल सकेगा, क्योंकि इस तरह के इंतजाम चुनाव आयोग ने किए हैं। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, दीमापुर। और शराब नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज CBI ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार, जो शराब की दलाली देखी गई है, उसको लेकर शराब के ठेके खोलकर दिल्ली के हज़ारों लाखों परिवारों को जिस तरह से स्थितियां उस पर नजर आई हैं, इसके लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया है और मनीष सिसोदिया पर हमला भी बोला गया है। आपको बता दें कि साफ तौर पर कहा गया है कि इस बात को भी दर्शाया गया है कि उनकी तुलना भगत सिंह से नहीं, पेशेवर अपराधियों से होगी। मनीष सिसोदिया ने चोरी, रिश्वतखोरी, कमीशनबाजी, भ्रष्टाचार, शराब की दलाली की है। शराब के ठेके खोलकर दिल्ली के हजारों लाखों परिवारों को बर्बाद किया है। मनीष सिसोदिया को CBI ने बुलाया है दिल्ली में शराब के ठेके खुलवाने के इल्जाम में। रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, चोरी, ये आरोप है मनीष सिसोदिया के ऊपर। और मनीष सिसोदिया और केजरीवाल इस चोरी और भ्रष्टाचार की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। अपने अपराधों और पापों की तुलना भगत सिंह से करना बंद कर दीजिए। स्वाधीनता संग्राम के सेनानी देश की आजादी के लिए जेल में गए थे, और आप चोरी, रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, नशे का कारोबार, इन चीजों के दोषी हैं। शराब के कारण दिल्ली के जो लाखों हजारों परिवारों को आपने बर्बाद किया है, इसीलिए आप जेल में जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित को गोली मारकर हत्या उसकी कर दी। गोली लगने के बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह घटना सुबह करीब 11 बजे हुई। पुलिस के अनुसार पीड़ित की पहचान दक्षिण कश्मीर जिले के अचन इलाके के रहने वाले थे। सुरक्षा बलों ने तत्काल पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आज सुबह 10:30 बजे के करीब ये इंसिडेंट यहाँ पे पेश हुआ, जहाँ पे कि टेररिस्ट वायलेंस इंसिडेंट सामने आया। हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक मेंबर संजय शर्मा जी, इनके ऊपर एक फेटल अटैक हुआ, जबकि ये लोकल मार्केट की तरफ जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ,
और इसमें जो अभी तक हमारे पास फैक्ट सामने आए हैं और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके हिसाब से जैसे जैसे हमारे पास क्लू सामने आए हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं और इनको हम टेररिस्ट जो हैं इसमें मुलविस उनको हम जल्दी ट्रैक डाउन करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।